हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के पूरे बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का तैयार कर लेते हो तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और आप हिंदी में 95 स्कोर करोगे। ठीक है, 100 में आप 95 स्कोर करोगे अगर आप ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हर एक सब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सारी चीजें समझेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लो, दबा दो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले मिले। तो हिंदी के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को नोट करना और आप लोग याद जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% 99% यही आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग चेक करना कि कितने क्वेश्चन जानते हो, कितने क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंडित हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, वो लेखक किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग का ऑप्शन है, खा है भारतेंद्र युग या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन याद कर लेना, मैं आप लोगों को बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है नोट बनाते रहो। ठीक है, ऐसे ही मैं सारा सब्जेक्ट तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को 3 महीने ऐसी तैयारी कराऊंगा पूरे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए कि ऐसी तैयारी किसी ने नहीं कराई होगी। 3 महीने आप एक काम करो, पैक हो जाओ। ठीक है, आप कसम खा लो कि हमें केवल पढ़ाई करना है आज से। 3 महीने आप ऐसे तैयारी करो, हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग 3 महीना हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो इसके जो हमारे भारतेंद्र युग के हैं कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहो। दूसरा है कि शुक्ल युग की कलावधि है, जो शुक्ल युग है उसकी कलावधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो कलावधि है, ऑप्शन आपके पास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन का है कि 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग की कलावधि जो है वो 1919 से 1938 तक है। कब तक है? 1919 से 1938 तक है शुक्ल युग की कलावधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से ये बताना है जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र खा है, हजारी प्रसाद या बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के हमारे प्रमुख इतिहासकार कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। आप लोग पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ठीक है, जल्दी से इसी टाइम सब्सक्राइब करो। जितने बच्चे नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय जी जो है वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। जो कीर्ति कंकाल है, कंकाल जो रचना है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो कंकाल रचना है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त के भी लेखक हैं, स्कंद गुप्त के भी लेखक हैं, तितली के, झरना के, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे आप लोग याद रखना, चंद्रगुप्त है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना। ठीक है, एंड स्कंद गुप्त है। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, झरना है, तितली है, ये सब इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करने के लिए। हर एक चीज को समझोगे तभी आप 95% स्कोर कर पाओगे, ध्यान रखना। रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय या फिर हमारा महादेवी वर्मा। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग फोकस करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे तो एग्जाम में समझो 1 नंबर छोड़ दोगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? शुक्ल युग या द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या फिर भारतेंद्र युग। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो हमारे किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। अगला, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। यहां एक रचना आया है सेवा सदन, तो सेवा सदन के लेखक कौन है? वंशीधर शुक्ल या फिर हमारा प्रेमचंद्र, यशपाल या जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन जो है वो किसकी रचना है? सारे स्टूडेंट को पता होगा शायद। सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है सेवा सदन। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में ये सब समझ लो, VIMP 3 स्टार वाले प्रश्न हैं। अगला है चिंतामणि किसकी रचना है, या चिंतामणि के रचयिता कौन है? बहुत बार आ चुका है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि की जो मतलब रचयिता हैं या राइटर हैं वो कौन है? तो चिंतामणि के माय डियर स्टूडेंट हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये तो सारी को पता होगा, अगर पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा मित्रता चैप्टर के जो राइटर हैं क्लास 10th में पहला ही चैप्टर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और उनकी जीवन परिचय याद किए होंगे तो मैंने बताया था इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, देखो जो ध्रुव स्वामी है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और नहीं हमें बताना है। चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, सारे जयशंकर प्रसाद जी के बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक हैं, लेकिन लहरों के राजहंस ये नहीं है, ये मोहन राकेश जी की है। तो लहरों के राजहंस जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन तैयार करो। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। समझ में आया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं या थे। शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग के प्रमुख या फिर प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जो प्रसिद्ध थे सबसे ज्यादा। तो शुक्ल युग का पूछा है ना, तो गे राघव या भगवती चरण वर्मा या धर्मवीर भारती या मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के जो हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। मैंने बताया है कि 3 महीने आप हमारे साथ हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जुड़ जाओ। कसम खाओ कि आप पूरी तैयारी करोगे, अगर आप सारे वीडियोज को देखोगे तो आप 95 स्कोर कर दोगे, ठीक है। अलग से मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आप लोगों का, और आप पूरी तैयारी के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या फिर हमारा नई पौध। तो गुलाब राय जी द्वारा रचित आत्मकथा है वो कौन सी है? तो वो है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं जो है उसके राइटर जो है गुलाब राय हैं, और किस युग का है? तो वो हमारा आत्मकथा विधा की है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? इसमें 2 पत्रिकाएं हैं। तो पहला मर्यादा और हंस है, या सुधा और हंस है, या छाया और प्रभा है, या सरस्वती है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो है वो है मर्यादा और हंस। कौन सी है? मर्यादा और हंस जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, नोट्स बनाते रहो, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ते रहो। जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है रिवीजन करते रहो सुबह उठकर। 14 नंबर है लहरों के राजहंस के लेखक। सारे को पता होगा क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुछ अभी बताया है ना।
तो मोहन राकेश या प्रेम घन या फिर गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो लहरों के राजहंस है उसके जो राइटर हैं वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के लेखक, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं जो है साहित्य की विधा है कि साहित्य की विधा? स्मृति की रेखाएं, इसके राइटर कौन है? सभी को पता होगा, जीवनी या भेदवार्ता या संस्मरण या नाटक। कमेंट करते रहो कि स्मृति की रेखाएं के जो राइटर हैं वो कौन है। हम तो आपको विधा तो बता ही देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कष्ट करो और ढूंढो। तो स्मृति की रेखाएं जो है वो संस्मरण विधा पर है। किस विधा पर? संस्मरण विधा पर हमारी जो स्मृति की रेखाएं हैं वो रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ भैया क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त काव्य धारा के आपके 2 कवि का नाम बताना है, 2 कवियों का। घनानंद बोधा ठाकुर, काका दोनों या सारंगधर। तो रीति मुक्त धारा के जो 2 कवि हैं वो घनानंद भी हैं, बोधा ठाकुर भी हैं। तो ऑप्शन का और खा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन का और खा दोनों है। अगला है स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास हैं या फिर हमारा आचार्य हजारी प्रसाद या फिर आचार्य देव या भिखारी दास। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो आचार्य केशवदास जी हैं। कौन है? आचार्य केशवदास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। और फटाफट से आप एक क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगर बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है, धुआं धुआं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, 95 स्कोर करना है, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ लो, याद कर लो, नोट कर लो, ताकि आप लोगों को हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर इसका पीडीएफ मिल जाता तो मजा आ जाता। पीडीएफ, तो पीडीएफ मैं आप लोगों को इसका फ्री में दूंगा। इसका जो पीडीएफ का मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ को मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग जाओ जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन इस पीडीएफ के लिए आप वीडियो को प्लीज जो भी स्टूडेंट डाउनलोड करे एक शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ एक शेयर जरूर कर देना। मतलब इस वीडियो को अगर आप पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूँ तो आप लोग एक शेयर भी फ्री में कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस वीडियो को देखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। मैं पीडीएफ भी फ्री में दे रहा हूं उसका, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक काव्य के कवि, तो क्वेश्चन नंबर 18 का मुक्तक काव्य के कवि कौन है? विहारी हैं या भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, कबीरदास या जगनिक। तो इसके जो हैं वो बिहारी लाल जी हैं। कौन है? बिहारी लाल जी जो हैं वो मुक्तक काव्य धारा के कवि हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से रीति काल के प्रमुख 2 कवि का नाम। पद्माकर, बिहारी, काका दोनों या सूरदास। तो जो रीति काल है, रीति काल के 2 कवि हैं वो हैं पद्माकर भी हैं, बिहारी लाल भी हैं, ठीक है। ऑप्शन का और खा दोनों, ठीक है। तो पद्माकर और बिहारी जो हैं वो हमारे रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? प्रयोगवाद की जो है वो 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज तथा यथार्थवादी चित्रण, नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो 20 का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई 20 का हमारा का खा दोनों होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में का और खा भाई आपके बुक में है। और हाँ, आपका तीसरा ऑप्शन ये जरूर रहेगा कि ऑप्शन का और खा दोनों, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस होते हैं और ऐसे ऑप्शंस हो कि का और खा दोनों, तो वो समझ जाना वही सही होता है। ये तुक्का लगाने में ये जरूर आपका कंफर्म है। अगर का खा दोनों आए, गा घा दोनों आए, तो वो समझ जाना कि वो सही है, ठीक है। ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 21, साकेत महाकाव्य की रचना है। साकेत महाकाव्य जो है वो रचना किसने की? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? सारे स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन मैं 3 स्टार का दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। तो इसके मैथिली शरणगुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरणगुप्त जी हैं साकेत महाकाव्य के रचनाकार, ठीक है। समझ में आया?
22 निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, भूषण या मीराबाई। तो छायावाद युग के कवि कौन है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 22 है, छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 23 आओ देखते हैं। 23 है, यामा के रचयिता का नाम बताइए। यामा जो रचना है, यामा के रचयिता सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो यामा जो है, यामा के रचनाकार कौन है? यामा के रचनाकार सभी को पता है, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का है यामा जो कृति है, इसके रचनाकार जो है महादेवी वर्मा जी हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। जो आंगन के पार द्वार है उसके रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी, मुक्ति बोध या राम नरेश त्रिपाठी निराला। तो भाई आंगन के पार द्वार के रचयिता जो हैं वो है साहिबा अज्ञेयी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी। IUPAC नेम में जैसे होता है ना, वैसे इसका भी फुल फॉर्म होता है। बहुत बड़ा नाम है इनका, जैसे इनका बड़ा नाम है वैसे बड़ा काम भी है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ये जितने सप्तक है ना वो सारा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी के रचनाकार है। सारे सप्तक, चाहे तीसरा सप्तक हो, पहला सप्तक हो, द्वितीय सप्तक हो, सबके। ठीक है, वो सारा हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी ही हैं। तो ऑप्शन है 1951 में, 1959 में, 1943 में या 1979 में। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक जो है 1959 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1959 में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जो है वो कवित्री हैं। प्रगतवादी युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या प्रयोगवाद युग के? जो हमारा महादेवी वर्मा वो कवित्री किस युग के हैं? तो वो हैं स्टूडेंट छायावाद युग के। किस युग के? छायावाद युग के हमारे कवि हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है, कवित्री हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, महादेवी वर्मा जी के बारे में है, तो आसान ही होगा। लोकायतन के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। लोकायतन के रचनाकार कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं क्या? लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। हम लोग 28 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इन चारों में से जो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ज्ञानद्वीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा। तो चारों में से कौन है? मैंने पढ़ाया है युगवाणी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, याद रखना। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी गोस्वामी या फिर हमारा श्याम सुंदर दास। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है स्टूडेंट? शुक्लोत्तर युग के तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। 30 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी, नरेंद्र शर्मा या भवानी प्रसाद या केशव। तो मैंने बताया है जितने भी तार सप्तक हैं उन सब के हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी जी हैं। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये गद्य और पद्य से हैं, गद्य और पद्य। अब हम लोग व्याकरण से चलते हैं। व्याकरण में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये हमारे व्याकरण से शुरुआत होते हैं। सबसे पहले हमारे रस से शुरुआत होंगे। ठीक है, रस छंद अलंकार से। तो सबसे पहले हमारा रस है कि शोक बिलक रोही सबरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार परही भूमितल बार हिबारा। ठीक है, तो यहां देखो बिलाप का मतलब होता है रोना, और रोना अगर आए तो वो याद रखना कौन सा रस होता है। रोना यानी कि शोक, शोक का मतलब दुख, दुख प्रकट करना। तो वो हमारा कौन सा रस होता है? सभी को पता है, शांत रस तो होता नहीं है, अद्भुत रस होता नहीं है, हास्य का मतलब हंसना, करुण का मतलब शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक, शोक का मतलब ही होता है रोना, किसी मनचाही चीज का नष्ट हो जाना शोक होता है। ठीक है, अगला हरिमुख मनहु मयंक। पंक्ति में अलंकार है, मनहु शब्द आ गया तो याद रखना मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु, ये सब हमारे उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। क्या है? उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपको
32 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 32, 33 अब आए। 33 है चरण कमल बंदो हरिराई, ये लिखा हुआ चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई में माय डियर स्टूडेंट रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में तुलना की जाती है चरण की कमल से, तो इसलिए हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, डायरेक्टली बता दिया जाता है। ठीक है, अगला 34 नंबर, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह व्योम सरोरूह नैन तुलसी भर स्नेह जल। इसमें पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बतानी है, पहले और तीसरे चरण में मात्रा। तो ऑप्शन आपके पास है बच्चों, पहला 11-11 या 30-13 या 24-24 या 16-16। देखो इसमें एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक ही मात्रा है, इसमें भी एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। भाई काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 11 मात्रा होनी चाहिए। अच्छा ये यहाँ एक छूट गया ना, अब 11 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 4 11, पहले में हमारा 11 मात्रा हो गया। तीसरा चरण यहाँ है, देखो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। देखो यहाँ हो गया 2 3 4, ये 2 होता है, 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो ये आपको 34 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, रस छंद अलंकार से। अगला देखो कुछ नए टॉपिक्स हैं भाई। पहला, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। चलो आप ही बता दो कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, ये क्या बताया जा रहा है? क्या यहाँ विधानवाचक है या इच्छा? इच्छा तो है नहीं कि काश मेरे पास ये होता वो होता, नहीं, इच्छा भी नहीं है। संदेह तो है नहीं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ जो है मेन 35 नंबर में ये संकेत किया जा रहा है कि संकेत है कि अगर वर्षा होती तो अन्न उपजता, मजा आता। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है वो कौन सा है? इसमें डायरेक्टली भाव बताया जा रहा है कि आज बढ़िया से भाव इसमें आ रहा है कि आज निश्चित रूप से होकर सोया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भाव वाच्य है। ठीक है, अगला, अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। इसमें विस्मयाद बोधक अव्यय है, विस्मयाद बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये हो गया भाई 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर, ये सारे तो आसान है। अनु लगाकर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अनुभाव या अनुचित है, ठीक है, ये ऐसी मात्रा है। अनाचार या अनार, तो अनार तो है नहीं भाई, अनार तो खाया जाता है। तो यहाँ अनुभाव हो जाएगा, किसका? अनु का उपसर्ग जो होगा वो अनुभाव हो जाएगा। ठीक है, अनुभाव। 39 नंबर है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रिया, परि या वरण या प्रह। आगे देखो परि माना जाता है, इसमें पर्यावरण में आगे परि माना जाता है, तो परि हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में परि है। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन, हानि व लाभ में समास है। हानि व लाभ यानी कि हानि और डैश लाभ, ये याद रखना। अगर ये डैश लगा हो, ये डैश का मतलब है ना तो तत्पुरुष होगा ना ही द्विगु समास होगा, ये आपका ना ही कर्मधारय होगा। डैश लगा हो तो समझना द्वंद्व समास है, और ये आएगा डैश वाला एक जरूर आएगा। ठीक है, अगर डैश वाला नहीं आएगा तो इस टाइप से आएगा। पंचवटी, जिसमें आगे ये रहेगा कि अक्षर रहेगा, पंचवटी। त्रिशूल, ठीक है, जैसे पंचवटी में आगे क्या है? पंच। पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो ये समझ जाना आगे पंच लगा हो। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिसके आगे गिनती लिखी रहती हैं, तो वो समझ जाना कौन सा है, वो द्विगु, हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास, द्विगु समास है। ठीक है, समास तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, काफी आसान लग रहा होगा आप तो, क्योंकि समास हुआ ये सब तो आपको बहुत आसान लगता होगा। ठीक है, ये हमने कौन सा देखा है? पंचवटी ना, पंचवटी। पंचवटी में द्विगु समास है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अच्छी शब्द का तद्भव होगा। अच्छी शब्द का तद्भव, ये तो सभी को पता है ना। अच्छी का क्या होगा? आंख होगा, भौं होगा, कान होगा, दांत होगा। अच्छी,
अच्छी का भैया क्या होगा, आंख होगा ना, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, अच्छी का मतलब आंख। 43 नंबर है, तालाब शब्द का तत्सम शब्द है, तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा समुद्र, तड़ाग, झील या महासागर। तो तालाब का जो होगा वो क्या होगा, तड़ाग होगा। क्या होगा, तड़ाग। तो तालाब का जो होगा वो तड़ाग होगा। समझ में आया 43 नंबर तक। 44 नंबर क्वेश्चन है, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बादल, बादल का पर्यायवाची पीलांग, सह या अम्बुद, प्रयोद या तड़ित, चपला या वृष्टि बौछार। तो बादल का जो होगा वो अम्बुद होगा और प्रयोद होगा। ठीक है, समझ में आया ना 44 नंबर क्वेश्चन तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज मैं जो करा रहा हूं वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 अंबर और वसन, वसन का मतलब व्यसन, व्यसन का मतलब कपड़ा, ये तो सभी को पता है। तो अंबर और कपड़ा मतलब वसन किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बहुत आसान है, कमल का होगा नहीं, कपड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, कपड़ा हो जाएगा। तो चीजों को आप आसान तरीके से समझो, ऐसा नहीं कि जो बताया जाए वो नोट कर लो, उसको समझो थोड़ा सा, जैसे मैं समझाता हूँ एक एक चीज को अच्छे से, ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, और जितना बेटर समझ में आएगा उतना अच्छा करके आओगे पेपर में। तो ये हमारा हो गया 45 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 में आपसे पूछ रहा है कि बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। ये भी एक नया टॉपिक है, तो यहाँ इसमें भी वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है, यानी कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा वाच्य है, भाव, इसमें भी भाव वाच्य है। अगला, अनुच्चर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आगे क्या लगा हुआ है, अनु, तो अनु हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जल्दी करा रहा हूं ताकि आपका टाइम भी कम लगे। देखो मैं आपको 50 क्वेश्चन ज्यादा था, 25 से 26-27 मिनट में करा देता हूं। अगर आप अलग देखोगे तो आपको 1-2 घंटे में कराएंगे, टाइम वेस्ट होता है आपका। तो इसलिए मैं आपको बस हमारे साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक चीज पढ़ो, कम समय में स्मार्ट तरीके से तैयारी। गंगा यमुना का समास विग्रह है, गंगा और यमुना का, गंगा और यमुना या गंगा यमुना या गंग यमुना या फिर यमुना गंगा। देखो यहाँ डैश लगा हुआ है तो गंगा और यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगला 49, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है का रूप है, तद है ना, तद, तद का हो जाएगा तस्य। अब लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं, जो अगर आप करोगे तो मैं बताऊं, वरना ना बताऊं। जो 50 नंबर है वो हमारा एक छोटा सा प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस जो है वो लास्ट में ही मैं बताना चाहता था, क्योंकि आप लोग हमारे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो, लवली स्टूडेंट हो, और अगर मैं कहूँगा वो आप पूरा करोगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रॉमिस लाया हूँ, प्लीज़ जरूर करना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे हैं, बस इतनी जो मैंने मेहनत किया है ना, इसकी जो गुरु दक्षिणा है, बस एक काम करना है। अब वो आप लोग पूछोगे क्या, इस वीडियो को आप लोग प्लीज आप लोग अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप ये करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करवाएंगे। 2 लोगों के साथ शेयर करना, कोई भी स्टूडेंट कंजूसी मत करना, जरूर शेयर करना। चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, बताओ सर की वीडियो आ गई देखो, चाहे आप अपने क्लासमेट को या फिर किसी को भी क्लास 10th के स्टूडेंट को शेयर करना है। अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप किसी को भी शेयर करो, लेकिन करना है। ये है गुरु दक्षिणा। और चैनल को जितने स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, सब्सक्राइब कर लो अभी। मैं देख रहा हूँ जितने स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट का देखने वाले हैं सारे क्वेश्चन। सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, जल्दी करो यार सब्सक्राइब। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो और 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।